लोग जो कुछ देर पहले एक दूसरे से अलग अलग हो चुके थे, उनके डर के मारे एक साथ चिल्लाने की वजह से सबको एक दूसरे की हल्की हल्की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से अब सब एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं, एक दूसरे के पास पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं। नीरज, जो काफी देर से किसी कमरे के दरवाजे के साथ बैठा डरा हुआ घबराया हुआ छुपने की कोशिश कर रहा था, वो हिम्मत करके वहां से निकला और पूरे जोर से भागने की कोशिश करता है। लेकिन ये क्या, जैसे ही उसने भागने की कोशिश की कि तभी अचानक से उसने अपने पीछे कुछ ऐसी आहटें सुनाई देती है जिससे नीरज और ज्यादा घबरा जाता है और वो बिना पीछे मुड़े बिना कुछ देखे ही भागता रहता है। लगातार भागता हुआ नीरज सीढ़ियों से होता हुआ सीधे जेपी ब्लॉक बिल्डिंग की छत पर जा पहुंचा। जेपी ब्लॉक बिल्डिंग की उस रहस्यमय छत पर वो बूढ़ा आदमी भी हाथ में लालटेन लिए बैठा था। नीरज उसे देखकर और भी ज्यादा घबरा गया और उसने वहां से दूर भागना शुरू किया। पूरा छत का चक्कर लगाने के बाद नीरज जहां भी रुकता, वो बूढ़ा आदमी हाथ में लालटेन लिए उसे अपने सामने बैठा हुआ उसे नजर आता। नीरज बहुत ज्यादा घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में अपनी सांसों को बचाने के लिए नीरज फिर भागने लगा। इस बार वो पूरे जोर से भागता हुआ थोड़ी दूर निकल आया। इस बार उसने अपने दिमाग में घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिए। उसने एकदम से रुक कर देखा कि ये जेपी ब्लॉक की वह बिल्डिंग इतनी बड़ी है ही नहीं जितना सब इसे समझ रहे हैं। गौर करने पर उसे समझ आ गया कि हो ना हो कोई उनके टाइम, स्पेस और माइंड तीनों के साथ बड़ा ही रहस्यमय खेल खेल रहा है, क्योंकि यहाँ ना तो वक्त खत्म हो रहा है और ना ही ये जगह खत्म हो रही है। इसके अलावा दिमाग के इस जगह का डर भी तो कहीं ना कहीं जा नहीं रहा। वह सोचने लगा कि अब इस पहेली को सुलझाया कैसे जा सकता है। उसने इसके बारे में सोचना शुरू ही किया। वह अपने दिमाग में घोड़े दौड़ा ही रहा था कि उस बूढ़े आदमी ने पीछे से आकर नीरज के कंधे पर हाथ रखा और नीरज एकदम से डर गया। तुम यहां तक तो पहुंचे, लेकिन थोड़ी देर हो गई, क्योंकि अब तुम सब इस चक्कर में फंस चुके हो और यहां से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, उस बूढ़े आदमी ने डराते हुए नीरज को बताया। मैं समझ गया हूं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं तुम्हारी उस घड़ी को ही तोड़ दूंगा, नीरज ने गुस्से में आकर बूढ़े आदमी से कहा। जैसे ही उसने ये बात कही, इतने में हवा का एक जोरदार बवंडर आ गया और नीरज उस बवंडर के वेग से खुद को बचा ही नहीं पाया, जिसकी वजह से वह उसमें घूमने लगा। हवा और तेज होती जा रही थी। नीरज एकदम से जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। वो पूरी तरह से मरा नहीं था, सिर्फ बेहोश ही हुआ था। इतने में उसके पास अपनी जान बचाता हुआ वरुण आया। वह बहुत ही ज्यादा हाफ रहा था, उसकी सांसें जोर जोर से चल रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसका सामना मौत से हुआ हो। उसने वहां नीरज को देखा और उसे उठाकर अपने साथ वापस बिल्डिंग में ले गया। वहां उस कमरे में दिवेश एक कोने में बैठा साये से बातचीत कर रहा था। अगर आप अच्छी आत्मा है तो फिर आप मेरी मदद क्यों नहीं करती मेरे दोस्तों को बचाने में। देखिए, हम यहाँ एक फिल्म बनाने आए थे। और दिवेश बोलते बोलते चुप हो गया। तुम्हारा मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन तुम्हारा डायरेक्टर मनोहर, उसने तुम्हारी कोई बात नहीं मानी और तुम सबकी जान के साथ मौत का खेल खेलने यहाँ चला आया। साये ने दिवेश को उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिवेश ने उसकी बात को एकदम से नकार दिया। सच्ची आत्माएं कभी झूठ नहीं बोलती। तुम्हारे पास मेरी बात पर यकीन करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि तुम्हारा डायरेक्टर मनोहर शेट्टी इसी खानदान का लड़का है। लेकिन साये ने दिवेश को अपनी ही आवाज में बताया और दिवेश को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। मेरी बात पर यकीन नहीं होता ना? साये ने दिवेश को ये कहने के बाद टेबल पर पड़ी मनोहर की तस्वीर दिखाई, जिसमें मनोहर एकदम राजा महाराजाओं की तरह लग रहा था। दिवेश उस तस्वीर को देखकर एकदम से हक्का बक्का रह गया। साये ने दिवेश को बताया, ये कहानी आज से बहुत साल पुरानी है, जब शर्मिला के मां बनने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। तभी एक तांत्रिक इस घर में आया और साये ने जैसे जैसे बताना शुरू किया, ठीक वैसा वैसा उसके सामने होने लगा, मानो जैसे उनके सामने कोई फिल्म चल रही हो, जिसमें सुंदर सी शर्मिला भागते हुए आई और आईने में अपना चेहरा देखने लगी। पीछे से भागता हुआ विजयराज भी शर्मिला के पास आ पहुंचा। शर्मिला एक बहुत बड़े खानदान की इकलौती बेटी थी और उसका पालन पोषण भी ऐसे हुआ था जैसे कोई राजकुमारी हो। बहुत ही ज्यादा जिद्दी, लेकिन उतनी ही ज्यादा खूबसूरत भी।
शर्मिला और विजयराज एक साथ शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेने के लिए गुरु सम्मा के पास यहाँ आया करते थे। गुरु सम्मा ने अपने पूजा पाठ से कुछ भगवानों को प्रसन्न भी किया था और उन्हें कुछ शक्तियां भी प्राप्त थी। शर्मिला गुरु सम्मा की प्रिय शिष्य थी और वो मन ही मन उससे प्रेम भी करते थे, लेकिन उन्होंने कभी उससे कहा नहीं। उसकी वजह शायद यही रही होगी कि वो शर्मिला के गुरु जी थे। शर्मिला को नींद से बहुत प्रेम था और वो कई कई घंटे सोती रहती थी। उसे स्वप्न लोक बहुत ही ज्यादा पसंद था क्योंकि वहां सब कुछ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था उसकी तरह। एक दिन गुरु सम्मा ने शर्मिला को अपने पास बुलाया। शर्मिला विजयराज के साथ उनके पास गई। विजयराज को शर्मिला के साथ देखकर गुरु सम्मा ने उसे वहां से वापस भेज दिया। कहा कि कल आना। गुरुजी शर्मिला को अकेले आने के लिए नहीं कह पाते थे। उसकी वजह यह थी कि शर्मिला बहुत बड़े खानदान की लड़की थी और गुरुजी को अपने भी सम्मान की चिंता थी। ऐसे 2-3 बार हुआ कि गुरुजी जब भी बुलाते शर्मिला अपने साथ विजयराज को लेकर वहां पहुंचती। गुरुजी को आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगा था कि विजयराज शर्मिला के पीछे पड़ा हुआ है और वो शर्मिला से शादी करने के सपने देख रहा है। गुरुजी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने अपने शक्तियों से विजयराज के जैसा एक भूत प्रकट किया और उससे कहा कि वो शर्मिला के मन में विजयराज के बारे में गलत धारणा उत्पन्न करे, जिसे शर्मिला उसे खुद त्याग दे और वो स्वयं आकर मुझसे विवाह कर ले। भूत ने वैसा करना शुरू कर दिया। हर रात के 3 बजे के बाद शर्मिला अपने बिस्तर से अचानक उठती और हर बार भूत विजयराज को अपने सर के पास पाकर बहुत खुश होती। ऐसा कई दिन तक चला। शर्मिला हर दिन जाकर विजयराज को भी बताती थी कि तुम इतनी रात को मेरे घर ना आया करो। विजयराज ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि वो कभी आया ही नहीं, लेकिन शर्मिला को उसकी बातों पर कभी यकीन नहीं हुआ। एक बार आधी रात के लगभग रात के 3 बजे रोज की तरह शर्मिला जागी तो आज भूत नहीं, सच में विजयराज उसके पास बैठा हुआ था। शर्मिला ने उससे लड़ना शुरू किया कि वो रोज उससे मिलने आता है और हर बार यही कहता है कि वो नहीं है। लेकिन विजयराज ने शर्मिला को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो यहां आज पहली बार आया है। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई और दोनों का रंग उड़ गया। शर्मिला ने विजयराज को छुपाने की कोशिश की तो दरवाजे पर खड़े शर्मिला के पिताजी की आवाज सुनाई दी। शर्मिला के पिताजी बहुत ही ज्यादा कठोर थे और उनको शर्मिला का किसी भी लड़के के साथ मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था। विजयराज के साथ तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि विजयराज नीच जाति का था। ऐसा कहा जाता था कि प्रेम कभी जात पात नहीं देखता, वो तो बस हो जाता है, और वही हुआ। हमारे घर की लड़की एक नीच जाति के लड़के के प्रेम में पागल हो गई थी। शर्मिला के पिताजी दरवाजे पर जोर जोर से आवाजें लगा रहे थे और शर्मिला एकदम से घबराई हुई हालत में यहाँ वहां भागती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि उसे सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब आगे क्या करना है। शर्मिला ने जाकर दरवाजा खोला और दरवाजे पर उसने जो देखा उसे देखकर शर्मिला अचानक से दरवाजे पर ही बेहोश हो गई। दरवाजे पर शर्मिला के गुरु सम्मा द्वारा भेजा हुआ इच्छाधारी भूत खड़ा था, वो भी विजयराज की शक्ल और सूरत में। वो ही दरवाजा खुलवाने के लिए शर्मिला के पिता की आवाज निकाल रहा था। शर्मिला ने जैसे ही विजयराज के रूप में भूत को देखा, वो उसे देखकर हक्की बक्की रह गई। वह एक और विजयराज को देखकर पूरी तरह से घबरा गई और खड़ी खड़ी एकदम से दरवाजे पर ही बेहोश हो गई। भूत ने शर्मिला को वही रहने दिया और उस कमरे के सीधा अंदर चला गया। अंदर कमरे में असली विजयराज एक कोने में खड़ा खुद को छुपाने की लगातार कोशिश किए जा रहा था। जैसे ही भूत की नजर असली विजयराज पर पड़ी तो उसने देखते ही देखते शर्मिला का रूप ले लिया और उसके पास जाकर बैठ गया। तुम यहां क्या कर रहे हो? भूत ने शर्मिला बनकर विजयराज से सवाल करते हुए पूछा। अरे तुम ही तो मुझे यहां छुपा कर गई थी, इतनी जल्दी भूल गई क्या? बाहर तुम्हारे पिताजी जोर जोर से तुम्हें आवाज लगा रहे थे ना, चले गए क्या वो? असली विजयराज ने एक सवाल पर एक और सवाल पूछते हुए कहा। हाँ, लेकिन तुम आज इतनी रात गए यहाँ ऐसे अचानक क्यों आए हो? इतना भी क्या जरूरी काम था जो सुबह होने तक का इंतजार नहीं किया? भूत ने जानने की कोशिश की कि असली विजयराज यहाँ आखिर किस वजह से आया है। अरे तुम ही तो कहती थी कि मैं हर दिन देर रात तुमसे मिलने आता हूँ। आज मैं सच में देखने आ गया कि वो कौन है जो मेरी शक्ल में तुमसे रोज मिलने आता है। विजयराज ने छुपी हुई जगह से बाहर निकलते हुए कहा। आखिरकार भूत को विजयराज की बात को सुनकर पता चल गया कि सारा माजरा क्या है। शर्मिला बने हुए भूत ने विजयराज को बड़े ही प्यार से वहां चले जाने के लिए कहा। अच्छा ठीक है, मैं वो जानबूझकर तुमसे झूठ बोलती थी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी रात में। अच्छा अब तुम जाओ, और हाँ सुनो,
कल जब मुझसे मिलो तो आज की बात ना करना। और हाँ, मैं चाहे कुछ भी कहूं, तुम बस हाँ हाँ में अपना सर हिलाना। हम मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ यहां से, नहीं तो पिताजी आ जाएंगे। शर्मिला बने भूत ने असली विजयराज को वहां से भगा दिया और शर्मिला बने भूत ने वापस विजयराज का रूप ले लिया और जाकर शर्मिला को जगाने लगा। शर्मिला को एकदम से होश आया और वो जाग गई। अरे, तुम्हें तो मैंने वहां छुपाया था ना, फिर तुम अचानक से दरवाजे पर कैसे? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। मतलब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ विजय? शर्मिला को नकली विजयराज ने अपनी गोदी में उठा लिया और उसे लेकर सीधा बिस्तर पर लेटा। इसके बाद वो शर्मिला के सर के पास बैठकर उसे धीरे धीरे एक प्यारी मीठी और सुरीली लोरी सुनाने लगा। तभी वहां पर एक बिल्ली आई और उसने ये सब देख लिया। ये बिल्ली और कोई नहीं, स्वयं शर्मिला के गुरु सम्मा ही है, जो आज भी इस जेपी ब्लॉक मेरठ की बिल्डिंग में अपनी मृत्यु का इंतजार करते हुए घूम रही है। गुरु सम्मा ने भूत को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि अब उसे शर्मिला के के लिए बुरी भावनाएं, बैर, द्वेष, रोष आदि को प्रकट करना है, ताकि शर्मिला उसे भूलकर सीधा मेरे पास चली आए और मैं उसे अपनी दासी, अपनी प्रेमिका बना लूं। गुरु सम्मा ने यह भी कहा कि उस विजयराज को भी समझाओ कि वो शर्मिला को भूल जाए। भूत ने सारी बातें सुनने के बाद रात के समय का इंतजार किया। अमावस का दिन था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। क्या जमीन, क्या आसमान, हर कोई अंधेरे की आगोश में समाया हुआ था। कहते हैं कि इस रात को लोग अपनी शक्तियों को और बढ़ाने के लिए रात भर तांत्रिक साधनाएं करते हैं। गुरु सम्मा सुबह से ही अपने घर पर आसन लगाए साधना में लीन थे। तभी उनके पास शर्मिला भागते हुए आई और उन्हें तप में लीन देखकर वापस जाने लगी। तभी वहां पर विजयराज भी आ पहुंचा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों वहां से निकल गए और एक नदी के किनारे बैठकर बातें करने लगे। शर्मिला ने रात की सारी बातें विजय को बताई और विजय ने जैसा रात को शर्मिला को वचन दिया था, वैसे ही शर्मिला की हाँ में हाँ मिलाता रहा। लेकिन उसे एक बात सुनकर बड़ा अजीब लगा, जब शर्मिला ने उससे कहा कि तुमको दरवाजे से जाता हुआ कोई देखता तो नहीं है ना? विजयराज को लगा कि दाल में जरूर कुछ काला है, क्योंकि मैं तो आया भी खिड़की से था और गया भी खिड़की से। तो फिर ये कौन है जो मेरी तरह दरवाजे से आता है और दरवाजे से ही चला जाता है, और जिसे आज तक किसी ने देखा भी नहीं? शर्मिला ने एकदम से विजयराज का हाथ पकड़ते हुए कहा, बस यही बात मुझे तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है। तुम बात करते करते मुझ में कहीं गुम हो जाते हो। क्या इतना प्यार करते हो मुझसे? विजयराज ने एकदम से बात को पलटते हुए कहा, चलो शादी कर लेते हैं। शर्मिला इस बात का जवाब दे पाती इससे पहले ही शर्मिला के पिताजी और शर्मिला को लेकर वहां से चले गए। शर्मिला बहुत रोई, चिल्लाई, लेकिन शर्मिला के पिताजी ने शर्मिला की एक ना सुनी और वो शर्मिला को लिए घर आ गए। वह विजयराज भी शर्मिला का पीछा करते करते उनके घर पर आ पहुंचा। शर्मिला के पिताजी ने विजयराज के लोगों को बहुत पिटवाया, लेकिन विजयराज शर्मिला के प्यार में उस मछली की तरह तड़प रहा था जिसे पानी से बाहर निकाल दिया गया हो। वहां गुरु सम्मा अपनी साधना में लीन थे। उन्हें कुछ पता नहीं था कि कहां क्या हो रहा है और क्या नहीं। आज की अमावस की रात गुरुजी से बिना मिले ही भूत सीधा शर्मिला के पास चल पड़ा। वहां शर्मिला बिना कुछ खाए पिए अपने आप को कमरे में कैद किए बैठी हुई थी। शर्मिला को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अब आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि शर्मिला के पिताजी ने शर्मिला को साफ कहा था कि अब अगर वो विजयराज के साथ दिखी तो विजयराज को जान से मार देंगे। और शर्मिला को अपने पिताजी की बातों पर कभी संदेह नहीं रहा। शर्मिला अपने कमरे में बैठे रो रही थी कि तभी उसके पास विजयराज का भूत आया। शर्मिला ने उसे देखते ही गले से लगा लिया और रोने लग गई। विजयराज के भूत ने बड़े प्यार से उसे चुप करवाते हुए कहा, क्या हुआ? आज बहुत डरी हुई लग रही हो। क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आज शर्मिला के पिताजी के आदमियों ने असली विजयराज को बहुत मारा था। वो मैं डर गई थी, तुम्हें जान से मार देंगे वो लोग। शर्मिला को उस पर शक होने लगा। शर्मिला ने एकदम से बात को बदलते हुए कहा, तुम्हें तो आज मेरे पिताजी के आदमियों ने, और तुम ऐसा लग रहे हो जैसे तुम्हें कुछ हुआ ही ना हो। शर्मिला भूत से दूर होते हुए बोली, कौन हो तुम और यहां क्या करने आए हो? शर्मिला एकदम से डर गई। उसने अपने पास का टेबल खोला और उससे एक चाकू निकाल लिया। ये उन्हीं चाकू में से एक चाकू था जिसे लेकर प्रियंका बिल्ली को जान से मारने के लिए भाग रही थी। शर्मिला ने चाकू आगे करते हुए कहा, मेरे पास मत आना वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और आहिस्ता आहिस्ता भूत मुस्कुराता हुआ उसके नजदीक आ रहा था और आहिस्ता आहिस्ता वो एक एक करके अलग अलग रूप बदल रहा था
और वो रूप जिन्हें शर्मिला अच्छे से जानती थी, जैसे उसके पिता का, माँ का, सहेलियों का और आखिर में शर्मिला के प्रेमी विजयराज का। और वहां साधना मलिन गुरुसम्मा की आंखें एकदम से खुली और उन्हें वहां बैठे बैठे ही सारी बातें समझ आ गई। काफी रात हो चुकी थी। गुरुसम्मा एकदम से चलते हुए शर्मिला के घर पर आ गए और अपने असली रूप में शर्मिला के पिताजी जाग रहे थे। उन्होंने गुरुजी को देखा और आकर प्रणाम किया। गुरुसम्मा ने नीचे खड़े होकर ही भूत को आवाज दी और शर्मिला के बिल्कुल करीब आया हुआ भूत एकदम से रुक गया। गुरुसम्मा की आवाज सुनकर विजयराज भूत वहां से चला गया। डरी, सहमी और हाफती हुई शर्मिला ने जल्दी से अपने कमरे का दरवाजा खोला और दौड़ती हुई नीचे अपने पिताजी के पास आ गई। शर्मिला बहुत ही ज्यादा घबरा गई। शर्मिला के पिताजी भी शर्मिला को देखकर बहुत परेशान हो गए। वो सोच में पड़ गए कि उनकी बेटी शर्मिला आखिर क्यों घबरा रही है, क्यों डर के मारे कांप रही है। शर्मिला के पिताजी ने गुरुसम्मा से पूछा कि गुरुजी आखिर ये हो क्या रहा है। इस पर गुरुसम्मा ने बताया कि आपकी बेटी पर किसी बुरी आत्मा या प्रेत का साया है और वह आपकी बेटी शर्मिला की जान लेने पर उतारू है, इसलिए शर्मिला को कुछ दिन के लिए आप मेरी कुटिया में भेज दीजिए। शर्मिला के पिताजी ने शर्मिला को भेजने से साफ इनकार कर दिया। वो गुरुजी से बोले कि गुरुजी, आप जो भी करना चाहे कृपया इसी घर में करें, लेकिन शर्मिला मेरे जीते जी तो क्या, मेरे मरने के बाद भी इस घर से बाहर नहीं जाएगी। इतने में जेपी ब्लॉक मेरठ की इस बिल्डिंग में फिर चीखने चिल्लाने की आवाज आई। इस बार ये आवाज थी फिल्म बनाने आए हुए लोगों की टीम में से किसी एक आदमी की। दूसरी तरफ दिवेश, जो कहानी सुनते सुनते बेहोश सा हो गया था, एकदम से होश में आया। उसे ऐसा लगा जैसे वो कहानी को अपनी आंखों से देख रहा था, जैसे उसके सामने वहां सारे पात्र मौजूद हो। शर्मिला के नृत्य, गुरुसम्मा, शर्मिला के पिता और शर्मिला। उसे लग रहा था कि वो इन तीनों लोगों को देख भी रहा है और सुन भी। उस अचानक चिल्लाने की आवाज सुनते ही दिवेश भागता भागता दरवाजे के पास गया, लेकिन पता नहीं क्यों वो दरवाजे से बाहर जा नहीं पा रहा था। वह उसी दरवाजे के अंदर ही रह गया। अपने आप को इस कमरे में कैद देखकर दिवेश दरवाजे के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगा। जेपी ब्लॉक बिल्डिंग एकदम शांत थी, कहीं से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। इस पर दिवेश के रोने की आवाज सारी बिल्डिंग में गूंज रही थी और माहौल को और डरावना बना रही थी। दिवेश खुद को कोस भी रहा था और रो भी रहा था, क्योंकि दिवेश को लग रहा था कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। दूसरी ओर वरुण पूरे घर में भागता हुआ जाकर प्रियंका से टकरा गया। प्रियंका वरुण के गले लगकर रोना शुरू हो गई। वरुण ने प्रियंका को चुप करवाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, हम यहां से जरूर बाहर जाएंगे। प्रियंका पहले से घबराई हुई थी और जोर जोर से रो भी रही थी। डर के मारे उसने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन वरुण कैसे? या ना टाइम खत्म हो रहा है, ना ये जगह, ना ही डर। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हमें किसी लूप में फंसा लिया हो और वो हमसे वही करवा रहा है जो वो हमसे करवाना चाहता है। हम सभी मर जाएंगे वरुण, हम सभी मर जाएंगे। प्रियंका की ऐसी बातें सुनकर भी वरुण ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और पूरे विश्वास के साथ वो एक बार फिर प्रियंका को समझाने लगा। वो प्रियंका को समझा रहा था कि तभी दूर खड़ी हुई असली प्रियंका ने आवाज लगाई, कौन है वहां? वरुण ने मुड़कर देखा तो प्रियंका उसके पीछे ही खड़ी थी और उसके पास कोई भी नहीं था। वरुण ने भागते हुए जाकर प्रियंका को गले लगा लिया और अब वो रोने लगा। उसने प्रियंका को रोते हुए कहा, मुझे डर लग रहा है यार प्रियंका, सारा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। प्रियंका ने वरुण को चुप करवाने की कोशिश की। दो प्रियंका को देखकर वरुण काफी ज्यादा डर गया था। प्रियंका वरुण को अपने साथ लेकर उस कमरे में जा रहा था। तभी अचानक प्रियंका ने सामने से वरुण को देखा। प्रियंका एकदम से डर गई। इसके बाद उसने धीरे से अपने साथ देखा तो यहाँ उसके साथ अब कोई भी नहीं था। प्रियंका पूरे जोर से चिल्लाई। वहां मेरठ के पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर वीर अपने कांस्टेबल के साथ बैठा जेपी ब्लॉक मेरठ बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा था। कांस्टेबल ने जवाब देते हुए कहा, अरे सर, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? इंस्पेक्टर वीर ने मजाक करते हुए कहा, अरे वो तेरा ससुराल नहीं है, भूतिया बिल्डिंग है, भूतिया बिल्डिंग। याद है ना वो पल्लवी और राजेश का केस? और अगर इस बार कोई मर गया ना तो इस बार तो सीधा नौकरी से निकाले जाएंगे। इस पर कांस्टेबल ने हंसते हुए कहा, अरे सर जी, आपके होते हुए कोई मुझे निकाल सकता है क्या? किसकी इतनी मजाल? वीर ने हाथ में पकड़ी हुई फाइल नीचे रखते हुए कहा, मैं तेरी नहीं, हमारी बात कर रहा हूँ बेवकूफ।
मुझे भी गवर्नमेंट ही निकालेगी और तुझे भी। अभी तक राजेश और पल्लवी वाले केस का कोई जवाब दिया नहीं गया है। याद है ना वो सब, या 2 पैग में वो सब भूल गया? नहीं नहीं सर, याद है, कांस्टेबल ने कहा। इस पर इंस्पेक्टर वीर ने पूछा, वो वहां आज एक फिल्म कंपनी वाले आने वाले थे ना, उनका क्या हुआ? बताया था ना कि शाम को वह जाना अलाउड नहीं है। इतने में बाहर एक टेबल पर फोन बजता है और कांस्टेबल फोन उठाने के लिए बाहर चला जाता है। वीर ने फिर कहा, पहले मेरी बात का जवाब तो दो सरकार। कभी कभी लगता है कि कांस्टेबल मैं हूं इस थाने का। और वापस फाइल खोलकर बैठ जाता है। कांस्टेबल फोन पर बात कर रहे हैं और अभी तक एक साथ पुलिस स्टेशन के सभी फोनों की घंटी बजना शुरू हो जाती है। दिवेश अब भी उसी कमरे में बैठा हुआ है, कुछ सोच रहा है। तभी वो साया आकार एक कुर्सी पर बैठ गया और बाहर जोर से चली हवा ने उस कमरे की खिड़की को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। दिवेश उठा और जाकर उसने खिड़की को बंद किया। बाहर अब भी जोर जोर से बारिश हो रही थी। तभी दिवेश को ऐसा लग रहा था कि बाहर वरुण घूम रहा है। उसने वरुण को जोर जोर से आवाजें लगाना शुरू कर दी। साया अपनी जगह पर बैठा हुआ था, कुछ सोचते हुए बोला, तुम जिसे आवाज दे रहे हो, देख रहे हो, वो तुम्हारी आंखों का वहम है, वहां कुछ नहीं है। और एकदम से वरुण वहां से गायब हो गया। दिवेश हड़बड़ाता हुआ बोला, मैंने देखा, वहां मेरा दोस्त वरुण, वो उसे जान से मार देंगे। हाँ प्लीज कुछ कीजिए ना, प्लीज। साया अपनी जगह से उठा और दिवेश के पास चला आया। उसे समझाते हुए बोला, तुम लोगों में से कोई भी नहीं बचेगा। तुम भी इसलिए बचे हुए हो क्योंकि तुम इस कमरे में हो, मेरे कमरे में, और वो यहां तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन क्या है इस कमरे में, और आप कौन है जो मुझे ये सब बता रहे हैं? दिवेश ने चिल्लाते हुए साहे से कहा, क्योंकि मैं ही उस शर्मिला का बाप हूं जिसने ये कहा था कि शर्मिला को इस घर से बाहर कहीं नहीं जाने दूंगा, अपने मरने के बाद भी। साहे ने दुखी मन से दिवेश को बताया और आकर अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। शर्मिला अपने कमरे में बैठी अपनी बिल्ली से बातें कर रही थी। तुम कितनी अच्छी हो, तुम हमेशा मेरे साथ रहो, तुमने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। सब चले गए, सब बदल गए, लेकिन तुम नहीं बदली, तुम ही मेरी सच्ची साथी हो। मैं किसी को जान से मारना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करूं, गुरु सम्मा जी की प्यास बुझती ही नहीं। उनकी आवाज जब उस कुएं से मेरे कानों में पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे कुछ मांग रहे हो, और मैं ना चाहकर भी उनकी मदद कर दिया करती थी। उन्हीं की वजह से तो तुम मेरे साथ हो, आज भी हो मेरे प्यारे विजयराज। और बिल्ली को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। बिल्ली उसके पास से होकर आईने के सामने जाकर खुद को देखने लगती है। इसके बाद शर्मिला बिस्तर पर बैठी बिल्ली की हरकतों को देखती रहती है और बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता से विजयराज की शक्ल लेने लगती है। तभी बाहर के कुएं से फिर किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और शर्मिला जोर जोर से मुस्कुराने लगती है। आज अमावस की काली रात है, तुम्हारे और मेरे मिलन की रात, गुरु सम्मा की श्राप की रात। आज के बाद हम दोनों इस घर में किसी को भी नहीं आने देंगे। और बिस्तर से उठती हुई जाकर आईने के पास विजयराज के करीब जाकर खड़ी हो जाती है और दोनों आईने में एक दूसरे को देखकर जोर जोर से मुस्कुराने लगते हैं। वहां कमरे में शर्मिला के पिताजी के पास बैठा दिवेश सारी बात को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उस रात हुआ क्या था, जिस रात गुरु सम्मा ने आकर अपने ही भेजे हुए भूत को वापस कैद करने की कोशिश की। और गुरु सम्मा के भूत ने ऐसा क्या क्या किया था जिसकी वजह से गुरु सम्मा को खुद यहाँ इस हवेली में आना पड़ा। और विजयराज कहाँ गया, उसका क्या हुआ? इस तरह के अजीबोगरीब सवाल में फंसा दिवेश कमरे में जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ।